पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। आप? बड़ी देर से सोच रहा हूं कि आपको हित चिंतक कहूं या हित शत्रु। आज अचानक आप विकल्पों की भाषा बोलने लगे। अभी अभी कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत को विदा करके आया हूं। बड़े अपमानित लग रहे थे। चलो अच्छा हुआ, जो समझाना था समझ गए। वैसे आप चाहते क्या हैं मछली राजा? जो मैं चाहता था वो तो हुआ नहीं, परंतु जो लोग चाहते हैं वो मैं होने नहीं दूंगा। खूब समझता हूं मैं आपकी कूटनीति को। पहले अश्वमेघ के घोड़े को रथ में बांधना, फिर कौशल नरेश प्रसन्नजीत को मेहमानों का स्वागत करने को कहना, और संघ सभा में महाराज शुद्धोधन के विरुद्ध राजाओं को उकसाना। आप महाराज के मित्रों को शत्रु बना रहे हैं। आप भी चौकन्ने रहे राजा दंडपानी। आप भी तो महाराज के मित्र होने का दावा करते हैं, परंतु आपको शत्रु प्रमाणित करने में देरी ना होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? सांप की भांति आपके दांत नुकीले तो नहीं, परंतु विष तो उनमें भी भरा है। असत्य बोल के आपने भी युद्ध में अपनी सेना नहीं भेजी थी। राजा द्रोणोदन! क्रोधित ना हो राजा दंडपानी। वस्त्र के नीचे सभी नग्न होते। आपकी दृष्टि भी शाक्य सिंहासन पर है, और मेरी भी। कहा ना, वस्त्र के नीचे सभी नग्न होते हैं। राजा दंडपानी, कुछ और दिनों के लिए रुक जाइए। वैसे भी संघ सभा में आपको उपस्थित होना ही है। महाराज सत्य कह रहे हैं राजा दंडपानी। मत प्रदर्शन जो है तो आपको तो आना ही पड़ेगा। आपका मत हमारे लिए बहुमूल्य है। अमिता दीदी, आप भी अकेले देवता जाके क्या करेंगे? यशोधरा भी यही है और भैया भी संघ सभा के लिए रुक रहे हैं। आप भी रुक जाओ ना। हाँ माँ, थोड़े दिन और रुक जाओ ना, शाक्य सभा के बाद चले जाना। वैसे पुत्री के ससुराल ठहरते नहीं है, परंतु ये तो आपका मायका भी है। रह भी लोगी तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो मेरा मायका है ही, पर अब ये तुम्हारा ससुराल है। तो बताओ गोपा,
कैसे रोकोगी मुझे? हाँ हाँ, अमिता दीदी अब एक रिश्ते में तुम्हारी बुआ सास भी हूँ। बताओ कैसे रोकोगी? अमिता बुआ जी, आपसे विनती है, जब आप इतने दिनों बाद विवाह में आई हैं, तो कुछ दिन और रुक जाओ, जिससे इस नई वधू को आपकी सेवा का अवसर मिले। अब आप इतना आग्रह कर रही हैं नई वधू, तो हम रुक जाते हैं। देख लो, बस कहने की देर थी ना। हमने इतना कहा, हमारी एक नहीं सुनी। पुत्री के कहते ही चरण रुक गए। ये इस समय कौन आया है? कमुका देखो कौन आया। जी महाराज। प्रणाम महाराज। मोहिनी इस समय? कहो क्या बात है? क्षमा करें महाराज, जो इस समय आना पड़ा। विवाह के पश्चात राजमहल से सारी गणिकाएं रंग महल में आ चुकी हैं, परंतु महाराज कंचनी अभी तक नहीं लौटी। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो कहीं नहीं मिली। क्या किसी ने कंचनी को राजमहल में कहीं देखा है? नहीं महाराज। जी महाराज, मेहंदी की रात को मैंने कंचनी को राजकुमारी यशोधरा के कक्ष से बाहर आते देखा था। हाँ, वो मुझसे मिली थी। तुम्हारा संदेश मिलने पर जब मैं तुमसे तालाब पर मिलने जा रही थी, तब कंचनी ने ही मुझे रोका था कि युवराज कुमारों के साथ चौसर खेल रहे हैं और हल्दी के पश्चात महल से बाहर जाना मना है। पर मैंने तो तुम्हें तालाब पर बुलाया नहीं था। तो फिर कामुका ने मुझसे ये क्यों कहा कि आपने मुझे तालाब पर मिलने बुलाया है? पिताजी, मैंने तो कामुका से ऐसा कुछ नहीं कहा। कामुका, क्या तुमने ये संदेश यशोधरा को दिया था? हाँ महाराज। किसके कहने पर दिया था? बताओ कामुका, किसके कहने पर किया तुमने ऐसा? बताओ। कंचनी, हाँ, कंचनी के कहने पे। तुम कैसे जानते हो? जब कंचनी कामुका को संदेश देने का काम सौंप रही थी, उस समय मैं वहां उपस्थित था। कंचनी मेरी सेवा में थी। हाँ हाँ। पर ज्येष्ठ, ऐसा झूठा संदेश कंचनी ने कामुका को क्यों दिया? ये मैं कैसे जान सकता हूँ महाराज? उस दिन भी उसी ने मुझे रोका था और मेरी चुनर धुलवाने की बात कहकर वो उसे अपने साथ ले गई थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? अब इस प्रश्न का उत्तर तो कंचनी ही दे सकती है ना? अनुज, सेनापति से कहो कि
रंग महल की गणिका कंचनी को हमारे सामने उपस्थित करें। अवश्य भाई महाराज। आप चिंता ना करें मोहिनी देवी। कंचनी कहाँ है और उसने ऐसा क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर हम जल्दी ही ढूंढेंगे। जी प्रणाम महाराज। युवराज, अब इन प्रश्नों के उत्तर तो कंचनी की राख से पूछना। जीवन में कुछ प्रश्न निरुत्तर होते हैं सिद्धार्थ, निरुत्तर। और अब कंचनी भी इनमें से एक प्रश्न है। चांद देख रहे हो? नहीं तो सितारों से बात कर रहे होगे? नहीं। फिर तो अवश्य उल्लू से ही बात कर रहे होगे। नहीं काकी माँ। तो फिर इस समय यहाँ अकेले क्या कर रहे हो युवराज? काकाश्री, जब से मोहिनी देवी ने मुझसे कंचनी की बात की, तब से मुझे उसकी चिंता हो रही है। मन में एक के बाद एक जैसे प्रश्नों की माला बनती जा रही है कि कहाँ होगी वो, कैसी होगी वो, और उसने गोपा को कामुका के द्वारा यह संदेश क्यों भेजा कि मैंने उसे तालाब पर बुलाया और फिर स्वयं ही जाकर उसे रोका। तुम व्यर्थ चिंतित हो रहे हो सिद्धार्थ। सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं, मिलने पर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे। वैसे भी कोई स्त्री गणिका का जीवन नहीं जीना चाहती। जब भी किसी को कोई योग्य साथी मिल जाता है तो वो उस अवसर को जाने नहीं देती, चली जाती है। कदाचित उर्मिला की तरह उसे भी कोई मिल गया हो। हाँ? तथास्तु, यदि ऐसा हुआ है तो मुझे बहुत आनंद होगा। तुम बहुत भावुक हो सिद्धार्थ, जो एक गणिका के लिए इतनी चिंता कर रहे हो। नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि वो जीवित है या और रात्रि के इस प्रहर तो वर को वधु के पास होना चाहिए। नए सपने सजाए यशोधरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी और तुम यहाँ अंधेरे में कंचनी को ढूंढ रहे हो। विवाह के दूसरे दिन कोई अपनी भार्या को इस तरह अकेला छोड़ता है भला? नहीं ना सिद्धार्थ, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यशोधरा को खुश रखना है। जी काकी। और हाँ, वहां जाकर अपने प्रश्नों के बाण मत चलाना, हो सके तो प्रेम के फूल बरसाना। हाँ काकी। राजकुमारी यशोधरा, युवराज सिद्धार्थ पधार रहे हैं। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्यों? तुमने जो उपहार दिया था वो ही तुम्हें दिखाना है। मैंने तुम्हें कौन सा उपहार दिया गोपा? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर तुम तो जानते हो ना कि ये गोपा अपना उपहार अपने आप ही ले लेती है। याद है ना, पिछली बार बांसुरी ली थी। हाँ। और अब क्या चुराया तुमने? अब कहो, तुमने इसमें रंग कब भरे? नहीं जानता गोपा। कदाचित तुम्हारी याद मुझे इस मूर्ति के पास ले गई होगी और अचानक मैंने रंग भर दिया। तुम्हारी प्रेम की ये रीत मुझे बहुत पसंद आई। बस इसमें एक कमी रह गई है। कौन सी? ढूंढो तो मानू।
देखो ध्यान से। मान लो कि आज तुम्हारी दृष्टि की कसौटी है। इस मूर्ति में केवल तुम्हारी प्रेयसी दिखाई दे रही है, पत्नी नहीं। मांग में सिंदूर भरने का अर्थ स्त्री के जीवन को खुशियों से भर देना। ये सिंदूर हर दिन हर घड़ी स्त्री को विवाह के उस पल की याद दिलाता है जो उसके जीवन की सर्वोच्च घड़ी होती है। तुम दृष्टि की इस कसौटी में तीर्ण हुए युवराज। उत्तर दो देव। क्या एक ही प्रश्न तुमसे बार बार पूछना पड़ेगा? मैंने कहा उत्तर दो देव। जब वो कंचनी की बात से अवगत नहीं है तो फिर आप क्यों उसे? तुम चुप रहो मंगला। जितना तुम इसे जानती हो उससे अधिक मैं इसे जानता हूं। आंखें बता रही इसकी। बोलो देव, उस कंचनी के कारण तुम पहले भी चर्चा में आ चुके हो। यदि इस बार भी तुमने कुछ किया और प्रत्यक्ष आ गई तो वो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। प्रत्यक्ष वो आते हैं जो जीवित होते हैं। मार दिया मैंने उसे। क्यों मारा तुमने उसे? बताओ क्यों मारा तुमने उसे? क्योंकि यशोधरा की जगह वो आ गई थी। यशोधरा? कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करने जा रहे थे तुम यशोधरा के साथ? देवदत्त! उसका अपहरण? महाराज को इस बात का पता चल गया तो हम सबको राख बना देंगे, देश निकाला दे देंगे कपिलवस्तु से। क्या हो गया है तुम्हें? युद्ध में जब अवसर था तब तो निशाना नहीं चूका तुम्हारा। वही मार दिया होता ना उसे। मुकुट पर तीर चलाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हो जाता यदि सिद्धार्थ को मार देता तो? हाँ? क्या हो जाता? युद्ध हार जाते, प्रसन्नजीत हमें बंदी बना लेता। सिंहासन तो हाथ से जाता ही, साथ में यशोधरा भी। और यदि कार्निक खेल नहीं बिगाड़ता तो मैं यशोधरा से गंधर्व विवाह करके ही लड़ता। सिद्धार्थ अपनी मृत्यु अपने आप मर जाता। मर जाता? अपने भाग्य में अमरता लिखवा कर आया है वो। क्या कुछ नहीं किया? फूलों में बिच्छू छिपाए, बच गया। सुहाग के सेज पर बिच्छू बिछाए फिर बच गया। इतने वर्षों से आप दोनों केवल प्रयत्न ही तो करके आए हैं, किंतु परिणाम क्या? केवल अंधकार और कुछ नहीं, कुछ नहीं।
पर उसी अंधकार में एक मार्ग दिख रहा है। कैसा मार्ग? संन्यास का मार्ग। तुम्हें याद है आर्या, असित मुनि की वाणी सुनकर मैंने क्या कहा था? सिद्धार्थ के जन्मदिन पर मैं उसे भेंट में एक कमंडल दूंगी। अब वो समय आ गया है आर्या।